तो आज हम और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला टॉपिक है वो सीबीएसई वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेगा। अब जो आईएससी वाले हैं, आईएससी में अगर आप सेक्शन सी कर रहे हो तो उसमें इसका जरूरत है, और अगर सेक्शन बी कर रहे हो, सेक्शन ए और बी, तुम लोग एबीसी में बी और सी में ऑप्शन होता है ना, तो अगर सेक्शन बी कर रहे हो तो एलपीपी आपको जरूरत नहीं है। और जो जेई मेन या एंट्रेंस के वगैरह में अगर बात करें, जेई मेन में जनरली जेई मेन में भी एलपीपी नहीं आता, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है और एमसीक्यूज इसमें से बन नहीं सकते। तो पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा बोर्ड में आएगा, सीबीएसई बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी है और मार्क फेचिंग है, तो हम इसको आराम से पकड़ के कर सकते हैं। अब ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म होगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये चैप्टर हम पढ़े क्यों? कोई भी चैप्टर पढ़ क्यों रहे? ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे? अब ये जो चैप्टर है ना, ये आपका बिजनेस से रिलेटेड है। जब बिजनेस होता है कहीं पे भी, वहां पे मैथ्स का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लॉस में चलेगा कंपनी, जो कि कोई भी नहीं चाहता। तो कोई भी बिजनेस अगर है तो वहां पे आपको एलपीपी या लीनियर प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब बिजनेस में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो होता है पैसा, जो कि बिजनेस में चाहिए ही चाहिए, और दूसरा होता है टाइम। ठीक है, अब टाइम और पैसा को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली, वो हमें एलपीपी सिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मार्केट, तुमने कुछ ऐसा चीज बनाया, मान लो आपने फोन कवर बनाया, ठीक है, राउरकेला मार्केट के लिए, और राउरकेला मार्केट के लिए तुमने बोला कि मैं आईफोन का फोन कवर बनाऊंगी, ठीक है, आईफोन 12 मान लो। अब तुमने बना लिया 1000 पीस, लेकिन पूरे राउरकेला मार्केट में 1000 आईफोन 12 है ही नहीं, तो वहां पे तुम्हारा क्या हुआ? लॉस हुआ। क्योंकि हो सकता है वो 1000 जो बिक जाए, लेकिन वो बिकने के लिए तुम्हें ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वो पड़ा रहेगा तुम्हारे गोडाउन में, जहां पे तुम्हारा टाइम का लॉस हो रहा है। और बिजनेस में हमेशा याद रखना, टाइम और पैसा दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो ज्यादा टाइम अगर पड़ा रहा वो तुम्हारे गोडाउन में, तो आपका पैसा ब्लॉक होकर रहा, क्योंकि आपने तो उस पर इन्वेस्ट किया है ना। अब जब वो मार्केट में बिकेगा तभी जाके आपको आपका पैसा मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आपने मार्केट में थोड़ा रिसर्च किया और देखा कि हाँ चलो 100 लोग हैं आईफोन यूजर्स के, मैं 50 बनाती हूं, ठीक है, हो सकता है 100 में से 50 खरीद ले, आपने ये एजम्पशन करके 50 बनाया और 50 बिक गया, और जो बाकी 50 यूजर थे वो भी आपके पास आ गए और बोले कि हमें ये कवर बहुत अच्छा लगा, हमें भी ये खरीदना है। तब वहां पे आपका टाइम बहुत कम यूज हुआ, बहुत कम टाइम में आपको आपका पैसा मिल गया। लेकिन आप जो नेक्स्ट 50 कस्टमर के लिए आपको एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये जो बिजनेस है, बिजनेस को जब मैथ्स के साथ जोड़ा जाता है तब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो जाता है, अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, ठीक है। और इसको जोड़ते हैं, जो स्टार्टिंग जोड़ने का प्रोसेस होता है वो होता है आपका एलपीपी। हालांकि प्रॉफिट लॉस ये भी छोटे क्लासेस में तुम पढ़े हो, लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस है उसको हम और थोड़ा अगर टाइम के साथ जोड़ दे, मतलब अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपने 100 पेन खरीद लिए, ठीक है, 100 पेन खरीद लिए और आपके पास वो पड़ा है, वो कहीं आप बेच नहीं पा रहे हो, तब आपका लॉस हो रहा है। तो आपको उसको बेचने के लिए क्या करना होगा? सस्ते में माल निकालना होगा। मान लो आप 10 रुपए में खरीदे हो, उसको 9 रुपए 8 रुपए में बेच दोगे ताकि आपका जल्दी टाइम चला जाए।
आपका जो भी हो पैसा आपको मिल जाए, तो वहां पे आपको लॉस हुआ। लेकिन अगर आप वही 100 पेन अगर कुछ टाइम के लिए रखते, उसके बाद उसको 10 से 11 रुपए तक बेचते, तो तब आपको वहां पे प्रॉफिट होता। तो जो बिजनेस होता है या फिर जो बिजनेस होता है वो टाइम, पैसा और आपका सूझबूझ, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि हम इन तीनों को कैसे मैनेज करें, ताकि हमारा जो लॉस भी अगर हो रहा है तो लॉस मिनिमम हो, या फिर जो मुझे प्रॉफिट अगर हो रहा है तो मुझे मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा, या फिर मुझे अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर टाइम में चाहिए तो मैं कितने मैक्सिमम टाइम लगा सकता हूं, या कितना मिनिमम टाइम मुझे चाहिए। वो सब चीजें मुझे इस चैप्टर से सीखने को मिलेगी। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स या डेफिनेशंस हैं, अगर मैं आपको ऐसे ही सामने से बताने चला तो वो ऊपर से उड़ के चला जाएगा। तो हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है? ए फर्नीचर फर्म मैन्युफैक्चर चेयर्स एंड टेबल। एक फर्नीचर फर्म है जहां पे चेयर और टेबल बनता है। ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ 3 मशीन्स P, Q एंड R। कोई भी चीज को बनाने के लिए सिर्फ एक ही मशीन से तो काम नहीं हो जाता है, मल्टीपल मशीन्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन का ये बाहर वाला बॉडी किसी और ने बनाया होगा, इसके पेन का जो ये वाला बॉडी है जो प्लास्टिक का है, ये मेटल का है, ये प्लास्टिक का है, इसको किसी और ने बनाया होगा। इसका जो निप है जो कॉटन से नहीं, कोई एक मटेरियल से बना है, उसको किसी और ने बनाया होगा। इसके अंदर जो ये होता है क्या, स्पॉन्ज टाइप, उसको किसी और ने बनाया होगा। तो सामान्य इस पेन को बनाने के लिए 4 अलग अलग मशीन का रिक्वायर हो गया ना। तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको वेरियस मशीन्स की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, चेयर और टेबल बनाने के लिए मुझे 3 अलग अलग मशीन्स की यूज हो रही है, P, Q एंड R। 3 मशीन्स का यूज हो रहा है। उसके बाद क्या बोला है, प्रोडक्शन ऑफ 1 चेयर रिक्वायर 2 आवर्स ऑन मशीन P। ठीक है, एक चेयर बनाने के लिए P मशीन में 2 घंटा चाहिए, Q मशीन में 1 आवर चाहिए और R मशीन में 1 आवर चाहिए। मतलब एक चेयर बनाने के लिए मुझे तीनों मशीन में, पहले वाले मशीन में 2 घंटा और बाकी 2 मशीन में 1-1 घंटा का जरूरत पड़ रहा है। और उसके बाद ईच टेबल रिक्वायर 1 आवर ऑन मशीन P एंड Q एंड 2 आवर ऑन मशीन R। एक टेबल को बनाने के लिए P, Q और R में उसका रेस्पेक्टिव टाइम आपको गिवन है। उसके बाद क्या क्वेश्चन में बोला है, द प्रॉफिट ऑन 1 चेयर इज ₹30। एक चेयर में जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो हो रहा है कितना, 30 रुपए। और एंड ऑन 1 टेबल इज 60। मतलब और एक टेबल अगर बनाते हो तो उसमें प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, 60 रुपए। द टोटल टाइम अवेलेबल पर वीक ऑन मशीन P इज 70 आवर्स, ऑन मशीन Q इज 40 आवर्स एंड मशीन R इज 90 आवर्स। मतलब एक पूरे वीक में आप P मशीन को 70 घंटे के लिए चला सकते हो, Q मशीन को 40 घंटे के लिए चला सकते हो और मशीन R को 90 घंटे के लिए चला सकते हो। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इससे ज्यादा चलाओ तो मशीन खराब हो जाएगा, क्योंकि मशीन ही है वो, उसका भी मेंटेनेंस होता है। अब अगर तुम कोई भी मशीन को बिना मेंटेनेंस के रगड़ के चलाओगे तो वो उसका हालत तो खराब हो जाएगा ना। तो एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि इतने टाइम में, एक वीक में हम इस मशीन को इतना टाइम तक यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा है, कितना चेयर और कितना टेबल बनाया जा सकता है एक वीक में टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हो तो मैं कितना चेयर बनाऊं और कितना टेबल बनाऊं ताकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि मैं कितना चेयर और कितना टेबल बनाऊं एक वीक में ताकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अब इसके अगर हम सॉल्यूशन पे आए, इसको करना कैसे? पहले हमें एक टेबल बनाना है। ठीक है, एक टेबल बनाना है।
अब कोई भी जब लंबा क्वेश्चन होता है या एलपीपी का क्वेश्चन होता है, हमेशा याद रखना आप एक टेबल बना ही लो। टेबल बना लेने पे आपको ही फायदा है, ठीक है। चलो, हमें क्या क्या चीजें बनानी है, एक टेबल बनाना है और एक चेयर बनाना है। मान लो यहां पे मैंने लिख लिया टेबल बनाना है और यहां पे एक चेयर बनाना है, ठीक है। कितने मशीन्स यूज होंगे? 3 मशीन्स यूज होंगे, P, Q और R होंगे, है ना। अब एक टेबल बनाने के लिए P में कितना घंटा यूज होता है? टेबल कहां है? ईच टेबल रिक्वायर्स 1 hour ऑन मशीन P एंड Q। तो 1 hour और R मशीन में 2 hour। पौरे लिखियो बाबा होना, अगर देखे बूझो, ठीक है। और चेयर बनाने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए? 2 hours ऑन मशीन P, 2 hours ऑन मशीन P, 1 hour ऑन मशीन Q और 1 hour ऑन मशीन R। ये लिख लिए, इतना डेटा मुझे यहां पे गिवन था, ये हमने बना लिया टेबल में। अब इसमें मशीन P में मुझे टोटल टाइम कितना अवेलेबल है? 70 आवर्स, है ना। तो टोटल टाइम कितना अवेलेबल है? 70 आवर्स मशीन P में, मशीन Q में 40 आवर्स और मशीन R में 90 आवर्स। ये बना। अब मुझे यहां पे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट एक चेयर पे मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है? एक टेबल पे 60 रुपीज 60 का प्रॉफिट हो रहा है और एक चेयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30 का प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा टेबल बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हमने एक चेयर और एक टेबल का टेबल बनाया है, तो लेट नंबर ऑफ टेबल्स बी X और नंबर ऑफ चेयर्स बी Y, ठीक है। एक टेबल और एक चेयर बनाने के लिए, ठीक है। टोटल प्रॉफिट मेरा कितना होगा? मान लो जो X और Y मैंने जो लिया वो इतने टाइम ड्यूरेशन में ही बन जाए, तो टोटल प्रॉफिट मेरा कितना होगा? मान लो मैंने X चेयर बनाया या X टेबल बनाया, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 60 into X। और मैंने Y चेयर बनाया तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा चेयर में से? 30 into Y। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 60X प्लस 30Y हो गया ना। तो टोटल प्रॉफिट Z विल बी इक्वल टू 60X प्लस 30Y। ये बनाया। अब ये देखो, ये वाला जो चीज है टोटल प्रॉफिट, ये मेरा क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी चेयर्स एंड टेबल शुड बी मेड पर वीक टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मेरा टेबल क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हमें एक्चुअली पहुंचना कहां पे? मैक्सिमम प्रॉफिट जब होना चाहिए। तो ये वाला जो इक्वेशन निकला इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये एक डेफिनेशन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन का या एक बिजनेस का जो भी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कहां पे पहुंचना है, हमारा कंडीशन क्या है। तो ये हमारा कंडीशन है, मैक्सिमम प्रॉफिट इतना होना चाहिए, है ना।
समझ रहे हो या नहीं? चलो, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहां पे अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो जो x है और y है, जो x है और y है, ये x शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होना जरूरी है या नहीं? इधर हम 0 चेयर बना सकते हैं या फिर उससे ज्यादा बनाएंगे। नेगेटिव चेयर तो हम बना नहीं सकते, या हम 0 से ज्यादा टेबल बना सकते हैं या फिर 0 ही बना सकते हैं, उससे ज्यादा टेबल तो बना ही नहीं सकते। तो ये कंडीशन लागू होगा या नहीं होगा? ये जो कंडीशन हमने लागू किया इसको हम बोलते हैं नॉन नेगोशिएबल रेस्ट्रिक्शन। नॉन नेगोशिएबल रेस्ट्रिक्शन, समझे या नहीं समझे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, नॉन नेगोशिएबल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, समझ में आया? चलो, अब इतना तो हमारा आ गया कि हमें टोटल प्रॉफिट इतना चाहिए, है ना? टोटल प्रॉफिट हमें इतना चाहिए। अब यहां पे इसको टाइम के साथ लिंक करना है ना? हमें क्या पता है, टोटल टाइम ऑन मशीन P हम कितना यूज कर सकते हैं, टिल 70 आवर्स। 70 आवर्स से ऊपर हम यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे लिखते हैं टोटल टाइम ऑन P मुझे कितना चाहिए होगा। P में टेबल का भी काम हो रहा है और चेयर का भी काम हो रहा है, तो कितना काम हो रहा होगा, 1 आवर। P में टेबल कितना टाइम लगा रहा है, एक टेबल के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा। तो x टेबल के लिए कितना टाइम लगेगा, x घंटा। अगर एक टेबल बनाने के लिए P मशीन में 1 आवर लग रहा है एक टेबल बनाने के लिए, तो x टेबल बनाने के लिए कितना घंटा लगेगा, x घंटा। तो x, एक चेयर बनाने के लिए P मशीन में कितना टाइम लग रहा है, तो y चेयर बनाने के लिए कितना घंटा लगेगा, 2y। तो प्लस 2y टाइम ऑन P, एक कितना x प्लस 2y हम इतना बना सकते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू होगा x प्लस 2y वो लेस देन 70 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 70। 70 से कम या फिर 70, उससे ऊपर तो हम नहीं जा सकते। तो कंडीशन क्या आ गया, लेस देन 70। वैसे ही टोटल टाइम ऑन Q कितना हो जाएगा, x प्लस वाई x प्लस वाई लेस देन 40, हाँ लेस देन इक्वल टू 40। वैसे ही टोटल टाइम ऑन R कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। 3 इक्वेशन बन गए। और ये जो 3 इक्वेशन हमारे बने, इन तीनों इक्वेशंस को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं, समझ में आया या नहीं है? अगर आपको मान लो क्वेश्चन बोल दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे और जनरली पूछा क्या जाता है, जो ये क्वेश्चन लिखा है ना, आपको ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। अब यहां पे मैंने आपको 3 चीजों के बारे में बताया। एक है रेस्ट्रिक्शन या नॉन नेगोशिएबल रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शंस हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और तीसरा हमारे कॉन्स्टेंट्स, इनके बारे में मैंने बताया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, टोटल हाउ मेनी चेयर्स एंड टेबल शुड बी मेड, कि मतलब मुझे x और y निकालना है। अब x और y कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, जो कि पार्ट है सॉल्विंग ऑफ एन एलपीपी। मैं बस आज की क्लास में यह बताना चाहता था कि हमें करना क्या है। अब इसको सॉल्व तो करेंगे हम, यही सेम क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन हमें यह समझना था कि एलपीपी में हमें करना क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अभी आज की क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अगर क्वेश्चन है पहले उस क्वेश्चन का हम टेबल बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालेंगे और उसके कॉन्स्टेंट्स निकालेंगे। ये काम हमें आज के क्लास में सीखना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्विंग वाला जो पार्ट है वो इजी है, वो नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। लेकिन पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है या सबसे जरूरत है इस टॉपिक के लिए, ये दो चीजें, कॉन्स्टेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इन दोनों को अगर आप अच्छे से निकालना सीख गए तो सॉल्विंग आपका ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है? ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स P1 एंड P2, ठीक है। एक फैक्ट्री है जो दो प्रोडक्ट बनाता है, एक है P1 और P2। हम उसी के साथ साथ ही टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या क्या बना? एक है P1, दूसरा है P2, है ना। उसके बाद क्या बोला? प्रोडक्ट P1 रिक्वायर्स 2 hours ऑफ मोल्डिंग, 3 hours ऑफ ग्राइंडिंग एंड 4 hours ऑफ पॉलिशिंग। मतलब एक प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हो रही है? एक मोल्डिंग हो रहा है, दूसरा ग्राइंडिंग हो रहा है, तीसरा पॉलिशिंग हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे मोल्डिंग, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग। P1 में मोल्डिंग कितना घंटा लग रहा है? 2 hours। ग्राइंडिंग कितना घंटा लग रहा है? 3 hours। पॉलिशिंग के लिए 4 घंटा, 4 hours। ये हो गया। अब आते हैं P2 पे। प्रोडक्ट P2 रिक्वायर्स 4 hours ऑफ मोल्डिंग, 4 hours ऑफ मोल्डिंग, 2 hours ऑफ ग्राइंडिंग और 2 hours ऑफ पॉलिशिंग, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? द मोल्डिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर 20 hours। मतलब मोल्डिंग मशीन के लिए टोटल टाइम कितना है? 20 hours। ग्राइंडिंग के लिए 24 hours और पॉलिशिंग के लिए 14 hours। अब यहां पे हमें प्रॉफिट भी गिवन है। प्रोडक्ट 1 के लिए, P1 के लिए 8 रुपए और प्रोडक्ट 2 के लिए 5 रुपए। ये है, ये टेबल बन गया हमारा। अब यहां पे हमें क्या करना है? लेट नंबर ऑफ P1 बी, लेट नंबर ऑफ P1 X और लेट नंबर ऑफ P2 Y। अब यहां पे हमारे पास नॉन नेगोशिएबल रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हो जाएंगे? X विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। आइदर 0 प्रोड्यूस करेंगे X का या P1 का, या फिर कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। समझ? 0 होगा या फिर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा होगा। और Y का भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन गया। उसके बाद हमें क्या करना है? ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। जब देखो क्वेश्चन में जब ये पूछा हो ना, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज ए LPP टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो आज के क्लास में इस क्वेश्चन में मैं अभी जितना करवाऊंगा एग्जाम में बस उतना ही करके आना है, सॉल्व नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में बोला है सॉल्व ग्राफिकली या सॉल्व द क्वेश्चन, तब आपको सॉल्व करने जाना है, ठीक है। चलो तो यहां पे हमें क्या बोला है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, लेट द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? मान लो Z, तो टोटल प्रॉफिट मुझे कितना मिलेगा? 8x। P1 के लिए x लिया ना, तो 8x प्लस 5y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकल गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है? कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स के लिए टाइम ऑन मोल्डिंग, मोल्डिंग के लिए कितना टाइम लगेगा? मोल्डिंग के लिए 2x प्लस 4y विच इज लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 20 hours। ग्राइंडिंग के लिए 3x प्लस 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू
24 आवर्स, और पॉलिशिंग के लिए कितना 4x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14 आवर्स, ये होना जरूरी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकल गया, कॉन्स्टेंट्स निकल गए। अगर क्वेश्चन में बस इतना बोला है, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, बस आपको इतना ही करना है, इससे आगे नहीं जाना। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। अब यहां पे मैं फैक्ट्री लाइन के क्वेश्चंस दे रहा था, इसमें और भी अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी करेंगे। पहले इसको लिख लो। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें क्या मिल सकता है, डाइटिशियन वाला क्वेश्चन या डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन देखा उसमें मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन था, अभी हम देखेंगे डाइट वाला क्वेश्चन। तो इसको जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड इन सच ए वे दैट विटामिन सी ऑन विटामिन contents of the mixture contains at least 8 unit of vitamin A and 10 unit of vitamin C। ठीक है, एक डाइटिशियन है जो एक खाना बनाना चाहता है जिसमें एटलीस्ट कितना 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए हो और 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी हो। चलो, फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। ठीक है, मतलब यहां पे हमें कितने टाइप के फूड मिल गए, फूड 2 तरीके के मिल गए, एक था बिट 1 और दूसरा था 2। ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, विटामिन ए और विटामिन सी का। तो विट ए और विट सी की जरूरत है। बिट फूड 1 में विटामिन सी कितने यूनिट, विटामिन ए कितने यूनिट का है, 2 यूनिट्स पर केजी, है ना, तो 2 यूनिट। और विटामिन सी कितना है, 1 यूनिट पर केजी, तो इसके लिए आ गया 1 यूनिट। अब while food 2 contains 1 unit per kg of vitamin A, 1 यूनिट विटामिन ए का है, और एंड 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी है 2 यूनिट का। समझे या नहीं समझे? अब यहां पे मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है यहां पे देखो एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी। तो रिक्वायरमेंट कितना हो गया, विटामिन ए का 8 यूनिट और विटामिन सी का 10 यूनिट, ये हो गया। अब आते हैं यहां पे कॉस्ट पे। इट्स कॉस्ट ₹50 पर केजी फॉर फूड 1 एंड ₹70 पर केजी टू प्रोड्यूस फूड 2। मतलब इसको बनाने के लिए कितना कॉस्ट पे आ जाते हैं, कितना 50 रुपए, ₹50, और इसको बनाने के लिए ₹70, ये बन रहा है। हमें क्या बोला है, फॉर्मुलेट द अबव एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द सच मिक्सचर। मतलब मेरा कम पैसा खर्चा हो लेकिन मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो मिल जाए। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, हमें लो कॉस्ट पे चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव या हम ऐसे बोल सकते हैं, लेट अमाउंट ऑफ फूड बी 1, अमाउंट ऑफ फूड 1 बी x और अमाउंट ऑफ फूड 2 बी y। तो लेस कॉस्ट हमारा है, तो z विल बी इक्वल टू कितना 50x प्लस 70y, ये होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब आते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब इनको मिलाना है, तो फूड 1 और फूड 2 को मिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 into x प्लस y into 1 शुड बी लेस देन कितना होना चाहिए,
8 यूनिट का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सॉरी, मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, इन दोनों को मिला के 8 यूनिट का होना चाहिए। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 क्यों? इन दोनों को मिला के मुझे 8 मिलेगा, उसके बाहर मुझे नहीं जाना। तो इन दोनों को मिला के मुझे 8 मिल रहा है, 8 से ज्यादा मिल सकता है, होने से चलेगा, लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए। विटामिन अगर कम हो जाएगा तो डिजीज से मर जाओगे। अरे बेसिक बात है, अभी जो कोविड हुआ हमें बोला गया मल्टीविटामिन खाने के लिए, विटामिन सी खाने के लिए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम बना रहे। तो अगर विटामिन कम हो गया आपके बॉडी में तो आपका तबीयत डिसफंक्शन करना शुरू हो जाएगा। वही है, तो 8 से कम हम नहीं डाल सकते, 8 से ज्यादा डालेंगे चलेगा, बॉडी फ्लश आउट कर देगा। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया, और ये किसके लिए? विटामिन ए के लिए। और विटामिन सी के लिए क्या बन जाएगा? x प्लस 2y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, विटामिन सी के लिए। तो ये दोनों हमारे लिए क्या बन गए? कॉन्स्टेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको सॉल्व कैसे करना है वो हम नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ग्राफिकल मेथड होता है और एक दूसरा मेथड भी होता है, पॉइंट मेथड भी होता है, वो भी सीखेंगे। ठीक है, लेकिन ग्राफिकल मेथड अगर सीख लो तो वही आसान वाला मेथड है, वही इजी है, वो कर लेना। ठीक है, समझ में आया? अगर एक क्वेश्चन आपको गिवन है, ऑब्जेक्टिव कैसे निकालना है और कांस्टेंट कैसे निकालना है, 2 टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मैं बस आपको दिखाना चाहता था क्वेश्चन हमारे पास कैसे आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं बस रैंडमली कोई एक ऑब्जेक्टिव ले लूंगा और कांस्टेंट ले लूंगा, उसको कैसे सॉल्व करना है वो सिखाऊंगा। तो आज की क्लास में क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, समझ में आया? पक्का? बेटा एक क्वेश्चन आता है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर इसको छोड़ दिए ना तो चप्पल मार के आऊंगा, इतना इजी टॉपिक है ये, आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।